तो हेलो एवरीवन, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं साइंस में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है मानव नेत्र। 1 और 2 तो हम लोग देख लिए। पहला था प्रकाश का प्रवर्तन था, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन था। अब हम लोग देखेंगे मानव नेत्र। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देखे और उसका ऑप्शन लगा दिए और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग पूरा उसका डिटेल पढ़ेंगे और उससे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। वैसे तो 20 है इसमें ऑब्जेक्टिव, लेकिन अगर बढ़िया से आप लोग सुनेंगे तो लगभग इसमें 100 आपको ऑब्जेक्टिव मिल सकता है। और साथ में सब्जेक्टिव का भी कुछ, जैसे ऐसा नहीं कि लिख लिख कर इसमें नहीं बताया जाएगा, लेकिन हाँ ऐसा बोल दिया जाएगा। लेकिन आप लोग तो अब इतना 17 तारीख से एग्जाम है, 17 फरवरी से तो आप लोग सब पढ़ ही रहे होंगे और आप लोग का इसमें रिवीजन बस करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव बस क्वेश्चन रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पहले जानते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो दृष्टि दोष जैसे वो होता है जैसे कि नॉर्मल आंख है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो ठीक है। फिर क्या होता है कि आगे जाकर के मान लीजिए कि निकट का नहीं दिख रहा या दूर का नहीं दिख रहा, तो उसको हम बताएंगे इसमें कुछ ना कुछ दोष आ गया है, तो उसे ही बोलते हैं दृष्टि दोष। कि नॉर्मल आंख में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसको दृष्टि दोष। ये क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं। जैसे अभी इस जो 10th क्लास है उसमें पढ़ना क्या है, एक दूरदृष्टि दोष पढ़ना है, एक निकट दृष्टि दोष पढ़ना है, एक जरा दूरदर्शिता पढ़ना है। तो दूर में क्या होता है कि जैसा नाम है उसी वही दिखता है, जैसे दूर में दूर का दिखेगा, निकट का नहीं दिखता है। तो हम बताएंगे कि दूरदृष्टि दोष में वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहेंगे। निकट में क्या होता है कि निकट का ही दिखेगा सेम, और फिर दूर का नहीं दिखेगा, तो इसको वैसा बोलेंगे कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की हमें साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु हमें नहीं, उतनी बढ़िया नहीं दिखाई देती है, धुंधला दिखाई देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, ना ही निकट नहीं दिखता है और ना ही दूर का दिखता है। और ये दोष कब होता है, अगर देखा जाए तो ये नॉर्मली ओल्ड एज में होता है, लेकिन ये कभी कभी पहले ही हो जाता है। तो इसमें दोनों नहीं दिखता है, निकट का ही ना ही दूर का। तो अब क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर ये दूरदृष्टि दोष है तो इसको कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो कौन सा चश्मा का यूज करेंगे, जैसे कौन सा उसमें लेंस लगाया जाएगा कि वो इसको उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये डायग्राम में दिखाया गया है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इसको कैसे हम लोग करके इसका यूज मतलब इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे अवतल लेंस लगा दें, तो अवतल लेंस क्या करता है कि जब भी कोई वस्तु का प्रकाश आता है वो फैला देता है और फैला करके इसका काल्पनिक एक वो बना देता है, तो दूर ना जा करके कहाँ बन जाता है, पहले ही मतलब बन जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि अगर इसका पूछे कि क्या कारण है निकट दृष्टि दोष का कि वो नहीं दिखता है, इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ना जाकर के रेटिना से पहले ही बन जाता है। उसी तरह से दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना से दूर जाके बनता है उसका प्रतिबिंब। जो वस्तु का प्रतिबिंब जब हमारे आंख पर फोकसित होता है तो वो रेटिना पर ना जाकर रेटिना से दूर चला जाता है, जिससे वो धुंधला दिखाई देता है। तो यहाँ पे कौन सा लेंस लगा देते हैं, तो इसमें उत्तल लेंस लगा देते हैं, उत्तल लेंस। और इसमें कौन सा लगाते हैं, तो इसमें अवतल लेंस। ये क्या करता है अवतल लेंस, जो भी वहां से प्रकाश आता है उसको रेटिना पर जाके फोकसित कर देता है, जिसके कारण वो आसानी से हमें दिखाई देने लगता है। और ये उत्तल लेंस में क्या होता है, ये भी प्रकाश आता है और ऑलरेडी हमारे आंख में उत्तल लेंस होता है, लेकिन बाहर से भी एक लगाते हैं उत्तल लेंस। ये क्या करता है कि सारे जो भी लाइट है वस्तु से आती हुई उसको एक वहीं पे रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, तो यहाँ पे जाके उसको बना देता है। तो क्वेश्चन यही था। अच्छा हाँ, निकट जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, तो इसमें क्या ऊपर नीचे 2 लेंस लगे होते हैं, जैसे नीचे भी और ऊपर भी। ये मान लीजिए चश्मा है और ये क्या करता है कि एक नीचे लेंस लगा है, एक ऊपर नीचे। और नीचे वाला क्या करता है कि निकट की वस्तुओं को देखने में मदद करता है और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ऊपर वाला। तो नीचे वाला कौन सा लेंस होगा, निकट की वस्तुओं को देखने में जब कर रहा है तो नीचे वाला अवतल लेंस होगा, और ऊपर वाला कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ये दोनों इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। क्या, क्योंकि 2 है इसीलिए इसको कौन सा लेंस, बाईफोकल लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों पता चल गया। अगर दूरदृष्टि दोष का है तो कौन सा लेंस, तो बताएंगे उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष का है तो अवतल लेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए कौन सा लेंस होगा दूरदृष्टि दोष में, तो उत्तल लेंस का होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही पूरा डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है, इसमें समझिए कि लगभग 10 क्वेश्चन बन चुके हैं ऑब्जेक्टिव का। और सब्जेक्टिव का जैसे दूरदृष्टि दोष क्वेश्चन ही पूछ देगा कि दूरदृष्टि दोष का परिभाषा लिखे, तो निकट का भी वैसे जरा दूरदर्शिता, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में दिया है कि बृहद संख्या में प्रकाश को आंख के अंदर प्रवेश को कौन नियंत्रित करता है। मतलब कि जो भी हमारे आंख में
मतलब जो भी प्रकाश जाता है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो पहले चलते हैं मानव आई के बारे में देख लेते हैं। मैंने कहीं हाँ, यहाँ पे है। देखिए, होता क्या है कि जैसे इसमें बहुत सारा हमारे आँख में पार्ट होता है। एक यहाँ से क्या होता है, पुपिल्स होती हैं। क्या नाम है इसका? जिसको पुतली बोलते हैं या आइरिस बोलते हैं। बाद में जाकर के वो आइरिस भी इधर होगा। यहाँ पे साइड में रेटिना होता है, जहाँ पे कोई वस्तु का फोकसित होता है। तो यहाँ से जब प्रकाश अंदर जाती है, तो ये पुपिल्स क्या करते हैं कि उसको नियंत्रित करने का काम करता है कि कितना प्रकाश अंदर जाएगा, कितना नहीं जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए कि अगर हम लोग कहीं घर में अंधेरा कमरा में जब जाते हैं, तो हमारा जो है वहाँ का वस्तु धीरे-धीरे दिखना चालू होता है। जैसे कि उजाला से अगर बाहर से रोशनी से निकल करके हम लोग अंधेरा कमरा में जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा आँख जो है वहाँ की वस्तु को देखने में थोड़ा-थोड़ा टाइम लेता है। तो उस समय वही क्या होता है ना कि पुतली जो होती है हमारी, वो फैलना शुरू करती है। फैल करके क्या करती है, वहाँ की वस्तुओं को देखना चालू करती है। वही चीज़ फिर क्या होता है कि जब पूरा देर हम लोग अंधेरा कमरा में बैठे हैं और फिर रोशनी में जाते हैं, तो तुरंत जब अगर आँख खोलते हैं, तो आँख एकदम गड़ना मतलब थोड़ा-सा दर्द करने लगता है। उसमें क्या होता है कि जो पुतली होती है वो पूरी तरह से फैली रहती है, वो सिकुड़ने में थोड़ा-सा टाइम लेती है, जिसके कारण क्या होता है, सिकुड़ती है। तो इसी कारण वो वहाँ बाहर जाने पे थोड़ा-सा हमें दर्द वो आँख में दर्द महसूस होता है। तो समझ आ रहा है कि क्या है, कौन करवाता है ये सब चीज़ें? तो पुतली करवाती है। बृहद प्रकाश को आँख के अंदर प्रवेश करने में किसका नियंत्रण? तो पुतली का। अब बताते हैं कि कॉर्निया क्या होता है, रेटिना जैसे कि हमारा मानो जो आई है, जैसे कि ये आई हुआ, इसमें क्या होता है कि एक व्हाइट कलर का इधर होता है, ये सब अपारदर्शी होता है, इसे कुछ नहीं दिखता है। और ये सफ़ेद कलर का होता है, सबको पता ही है। और ये बस ऐसे ही रहता है। यहाँ पे क्या है कि बीच में एक वही पुतली रहती है, यहाँ से अंदर जाने का प्रकाश को और वहीं से नियंत्रित करती है। और ये जो ब्लैक वाला जो भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कॉर्निया बोलते हैं। और जब मानो अपना नेत्र डोनेट करता है, तो इसी को डोनेट करता है, कॉर्निया को। इसके पीछे में एक आइरिस होती है, आइरिस। ये क्या करता है कि जो भी मानव का नेत्र का जो भी कलर है, जैसे कि हमारा किसी का लाल होता है, सॉरी लाल तो नहीं होता है, काला होता है, भूरा होता है। ये सब कलर डिसाइड का कौन काम करता है कि आँख का कलर कौन डिसाइड करता है? तो ये आइरिस करता है, ठीक है? तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हमारे आँख का जो कलर है वो कौन सुनिश्चित करता है? तो हम बताएँगे कि आइरिस करता है। प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली करता है। आगे का जो भाग होता है, जो पारदर्शी होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो कॉर्निया बोलते हैं। रेटिना पर क्या होता है? तो रेटिना पर वो प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हाँ, ये भी एक रहता है कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? अगर क्वेश्चन ये भी है, ये पूछे कि बड़ा बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक बनता है कि कैसा बनता है? तो हम लोग बताएँगे कि रेटिना पे जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, वो वास्तविक बनता है। वास्तविक के साथ-साथ क्या बनेगा? उल्टा बनता है। जभी भी वास्तविक बनता है तो उल्टा ही बनता है। तो आप लोग कहेंगे कि अरे उल्टा बनता है, लेकिन हमें तो वस्तु सीधा दिखाई देता है कोई भी। तो होता क्या है कि उसी समय रेटिना जो है फ़ोटो खींच करके किसको भेज देता है? मस्तिष्क को भेज देता है। और ये मस्तिष्क जो है उस उल्टे फ़ोटो को सीधा करके हमें दिखाता है। ठीक है? तो ये हो गया। एक रहता है हमारे आँख में, एक कोन होता है और एक रोड होता है, ठीक है? कोन और रोड क्या करता है? कोन जो है हमें बाहर का जो भी कलर दिखाई देता है, जैसे कि कुछ भी कलर दिखाई दिया, लाल, हरा, नीला, ब्लू जो भी चीज़ है, तो ये कोन से ही हमें डिसाइड होता है। वो मतलब दिखाता है, कोन ही हमें बताता है कि हाँ, कौन-सा कलर कौन है। और ये रोड क्या करता है कि रोड हमें रात में देखने में मदद करता है। अंधेरी अंधेरा जगह या अंधेरा रात में देखने में मदद करता है रोड। होता क्या है कि जो जैसे कोई भी मुर्गी हो गया, मुर्गा, उसमें कोन नहीं होता है। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं। उसमें रॉड नहीं होता है, मुर्गा में क्या नहीं होता है? रॉड, मतलब उसको रात में दिखना बंद हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो जैसे ही शाम होता है, वो जहाँ रहता है वहीं पे छिप जाता है। और या अगर उसको घर में रख दिया जाए और सुबह होते हुए वो क्या करता है, चिल्लाना चालू कर देता है। तो जब भी वो चिल्लाता है, इसका मतलब उसको दिखना, जैसे सुबह हुआ तो उसको कलर दिखाई देने लगा, रात हुआ तो अंधेरा में तो देख नहीं सकता है। तो उसको जब दिखना चालू हो गया, तो वो चिल्ला-चिल्ला कर ऐसा बताना चालू करता है कि अरे हमको दिखाई देने लगा, ये टाइप का। और कौन जो होता है, उल्लू में नहीं होता है, तो जिसके कारण वो ओनली रात में ही देखता है। जैसे कि उल्लू में ओनली रॉड होता है। उल्लू में क्या होता है? रॉड होता है। और मुर्गा में क्या होता है? कोन होता है। तो देखिए, मुर्गा में ओनली कोन होगा और उल्लू में ओनली रॉड होगा, जिसे उल्लू को रात में दिखता है और मुर्गा को दिन में दिखता है। ठीक है? तो चलिए, अब समझ आ रहा है कि हमारे आँख का कलर जो है आइरिस डिसाइड करता है, लेकिन बाहर में जो भी कलर दिखाई देना चालू होता है, कोन के कारण दिखाई देता है। और रात में जो दिखता है, रॉड के कारण दिखता है। ठीक है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की दृष्टि का स्थायित्व होता है, मतलब कि कोई भी जैसे आँख पर प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे अचानक से हम कहीं पे ऐसा किए और मतलब प्रतिबिंब कितने समय में बनता है? तो प्रतिबिंब बनने में हमको 1/10 सेकंड लगता है।
ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट ऐसे ही याद करना है कि हमारे आंख पर कितने देर में प्रतिबिंब बनता है, तो 1/10 सेकेंड में बनता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इसमें बहुत सारी चीजें आंख मानव नेत्र में है देखने लायक। इसके लिए एक अलग सा क्लास करना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा आंख के बारे में पढ़ना होता है। चलिए अगला तब देख लेते हैं। प्रकाश का प्राथमिक कलर है, तो इसमें कलर मतलब कौन कौन होता है? प्राथमिक कलर मतलब कि जितने भी कलर बन रहे हैं वो कौन कौन से कलर से मिलके बनते हैं? तो ओनली बस हमारे नेचर में 3 ही कलर जो है मेनली सारे कलर को बनाकर ये करता है, जैसे कि लाल, नीला, हरा। ये तीनों कलर ऐसा होता है जो कि इसको प्राथमिक कलर बोलते हैं। जैसे अगर टीवी में आप देखिएगा तो उसका वो कलर ये करने के लिए देता है, मिक्स करने का, तो उसमें 3 ही कलर रहता है, नीला, लाल और हरा होता है। इसके अलावा कोई कलर नहीं होता है। चलिए तो ये तो बस ऐसे ही था एक, इसका डिटेल क्या ही करना है। चलिए अगला देखते हैं। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? देखिए आकाश जो है नीला हमें दिखता है, कैसे दिखता है? तो होता क्या है कि जैसे जैसे हमारे वायुमंडल में बहुत सारे क्या है, किरण, ये धूल कण है, गैस है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जब प्रकाश इस सब से होकर गुजरता है, और प्रकाश कितने कलर से बनता है? 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। वही जो बैजानी हपी नाला होता है, वही सातों रंगों से मिलके बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सारा धूल कण, ये सब चीजें सारे कलर को ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन एक कलर जो होता है जो कि नीला होता है उसको पूरे फैला देता है, और यही जो है आकाश जिसके कारण हमको दिखता है कि नीला है। तो होता कुछ नहीं है कि छह कलर को ऑब्जर्व कर लेता है, बाकी एक कलर जो होता है नीला, इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो हमें वायुमंडल में ऐसे दिखता है कि आकाश क्या है, नीला है। तो किसके कारण नीला दिखता है? तो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो अभी हम लोग जाने कि मानव नेत्र कहाँ प्रतिबिंब बनाता है, तो जिसको बोलते हैं दृष्टि पटल बोलिए या रेटिना बोलिए, सेम ही है। और कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बनाता है। इसको हमेशा याद रखना है कि कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र के पारदर्शक भाग को क्या बोलते हैं? जैसे जो अभी बताएं कि आगे वाला, जैसे कि एक होता है सफेद कलर जो पारदर्शक, देखिए यहाँ पे जो हम बताएं सफेद कलर, कहाँ गया, ठीक है छोड़िए। यहाँ पे जो था नेत्र के पारदर्शक भाग कहलाता है। तो जैसे मानो नेत्र हुआ, इधर जो व्हाइट व्हाइट कलर होता है तो वो तो अपारदर्शक होता है, लेकिन ये जो ये वाला भाग है ये तो पारदर्शक होता है ना। तो इसी भाग को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। आइरिस तो अंदर होता है। लेंस अगर पूछे कि हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है तो क्या बताएंगे? उत्तल लेंस होता है। और रेटिना के बारे में समझ रहे हैं कि सबसे पीछे होता है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग। 8वां नंबर कह रहे बाइफोकल लेंस द्वारा कौन से दोष सुधारा जाता है? तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि निकट दृष्टि दोष से कौन सा लेंस लगाते हैं इसको ठीक करने के लिए? तो अवतल लेंस लगाते हैं। वही दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं, और जरा दूरदर्शिता के लिए बाइफोकल। इसमें ऊपर नीचे लगा होता है, और वो निकट और दूर दोनों को दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रोड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? अभी हम बताएं कि रोड क्या करता है। रोड रात में नहीं दिखता है, तो क्या करेगा? कलर डिसाइड तो नहीं करता है। ये क्या करता है? किसके प्रति संवेदनशील होती है? तो धुंधली रोशनी के प्रति। तेज रोशनी के लिए तो नहीं, तो क्या चीज, क्या हो जाएगा? धुंधली रोशनी के लिए। और रंग के लिए कहेगा तो क्या बताएंगे? कौन बताएंगे, कौन उसके लिए रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि तरंग दैर्ध्य आखिर होता क्या है। देखिए तरंग दैर्ध्य एक तरह से दूरी ही है, चलने, जैसे कि कोई भी प्रकाश कितना दूरी ये करता है उसको तरंग दैर्ध्य करते हैं। तो कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो पहले हम जानते हैं कि कैसे मतलब डिसाइड करेंगे कि अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। तो इसको रटना नहीं है। एक चीज होता है प्रकीर्णन, एक होता है तरंग दैर्ध्य। देखिए अब पढ़ते हैं कि जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। बस यही, ये अगर अधिक है तो ये कम है, दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। तरंग दैर्ध्य मतलब चलने की शक्ति। अगर देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर देखेंगे कि अगर ट्रैफिक ट्रैफिक लाइन में 3 कलर होते हैं, जैसे कि एक हो गया हरा, एक होता है लाल, एक होता है, एक मान लेते हैं ब्लू, ब्लू या नीला ऐसे ही होता है। तो हरा तो क्या होता है ना कि लाल दूर ही खड़े रहता है आदमी तो दिख जाता है कि हाँ आगे सिग्नल नहीं है, वो रेड है। ग्रीन में क्या होता है कि थोड़ा नजदीक जाते हैं तो दिखता है, लेकिन लाल जो है पूरा दूर से ही दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाल रंग का चलने की शक्ति क्या है, सबसे ज्यादा है, मतलब और की तुलना में। जैसे 7 रंग होते हैं, सातों रंग में सबसे ज्यादा चलने की शक्ति किसका ज्यादा है? तो लाल का है। तो वही बता देंगे कि जो सबसे ज्यादा चलता है मतलब लाल का
तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, और वही जो बैगनी होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, मतलब इसके चलने की शक्ति बहुत कम होती है। तरंगदैर्घ्य मतलब दूरी, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है, और एंगस्ट्रम को क्या बोलते हैं, लिख देते हैं 10⁻⁻10 मीटर लिखते हैं। तो मीटर क्या है, दूरी ही ना है एक तरह से, तो वही बस देख लेंगे किसके चलने की शक्ति ज्यादा होती है, तो लाल हो गया। सेम वही देखिए, प्रकीर्णन क्या होगा, प्रकीर्णन लाल का कम होता है, वही अगर इसका ज्यादा है तो इसका कम हो जाएगा, और बैगनी का क्या होगा, ज्यादा होगा। अब प्रकीर्णन मतलब होता क्या है, देखिए प्रकीर्णन मतलब होता है कि अगर उसको, अगर मान लीजिए कि एक लाल कलर लेजर ले लिए, लेजर लाइट को, और एक जगह कहीं डिनोट करके हम उसको क्या कर रहे हैं, एकदम ऐसे बिंदु, मतलब उसका वो लेजर लाइट मार रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि वो उसका जो प्रकाश है वो फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। तो लाल कलर में क्या होता है ना कि वो नहीं फैलता है, वो जहाँ पे हम एक बिंदु डाले हैं वहीं पर उतना ही दूर में रहता है, ठीक है। तो वही प्रकीर्णन का मतलब होता है ना कि कोई भी अगर जब वो फैलता नहीं है तो उसको प्रकीर्णन बोलते हैं, कि किसका कम है, तो लाल फैलता ही नहीं है तो सबसे कम किसका हो जाएगा, लाल का। जिसका कम है, एक का कम है तो एक का ज्यादा हो गया, बैगनी का ज्यादा हो गया। समझ आ रहा है प्रकीर्णन किसको बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य किसको बोलते हैं। तरंगदैर्घ्य होता है एक दूरी, प्रकीर्णन का मतलब होता है कि वो फैल रहा है या नहीं फैल रहा है वहां पर पढ़ करके कहीं पर। तो अभी देखिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है, कि तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है तो किसका अधिकतम होता है, तो सबसे ज्यादा लाल का होता है, कम किसका होता है, तो बैगनी का होता है, ठीक है। आप लोग बताते रहिए, आप लोग को समझ आ रहा है तो, नहीं भी समझ आ रहा है तो भी बताइए, नहीं भी आ रहा है तो भी बताइए, ठीक है। कमेंट में आप लोग कमेंट करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये देख लिए कि क्यों दिखाई देता है, ऊपर ही देख लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला में है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हम कब से बता रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, एक तो वास्तविक बनता है, ठीक, वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनता है और छोटा बनता है, ठीक है। तो देखते हैं कोई किस में ऑप्शन दिख रहा है, वास्तविक, उल्टा और छोटा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए वास्तविक उल्टा तो बनता है, ये तो पता ही होना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी पता होना चाहिए कि छोटा बनता है। चलिए अगला देखते हैं, कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं। देखिए वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब होता है कलर, रंग, विभक्त हो जाती है। तो इसमें देखिए, तो कौन जो है वर्ण से संबंधित है, वर्ण विक्षेपण है। देखिए होता क्या है कि जैसे 7 कलर है, अगर हम प्रिज्म लेते हैं, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है प्रिज्म का, लेकिन हम अगर एक ऐसे प्रिज्म लिए तो यहाँ से प्रकाश गुजरा, और ये इस प्रकाश में कितने कलर है, तो 7 कलर है, और ये यहाँ से प्रकाश सातों कलर दिखाई देगा इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, एक और कलर है, तो एक यहीं पे मान लेते हैं 7। इसमें क्या होता है कि जब ये सातों रंग में विभक्त होता है तो सबसे नीचे बैगनी बनता है, सबसे ऊपर लाल बनता है, ठीक है। और इसमें ये क्वेश्चन आता है कि जब प्रकाश की किरण को हम प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो कितने कलर में विभक्त होता है, तो पहला तो हो गया 7 कलर में, और कौन कौन होता है, तो वही बैजानी हपी नाली, क्या लिखते हैं, बैजानी हपी नाला, इसको शॉर्ट में ऐसे याद करते हैं, बै से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो सबसे नीचे कौन बनता है, बैगनी, सबसे ऊपर कौन बनता है, लाल बनता है, सबसे बीच में पूछता है तो बीच में कौन बनता है, हरा बनता है, ठीक है। और इसमें ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, विचलन, और सबसे एक ज्यादा विचलन और एक कम विचलन। तो इसमें देखिए विचलन मतलब अपने रास्ते से भटक जाना, तो यहाँ से तो ये गया, यहाँ से गया, और भटका है कौन, एकदम पूरा इधर नीचे की ओर एक भटक गया है, तो किसका, कौन सबसे ज्यादा भटक रहा है, तो बैगनी। तो हम बताएंगे कि विचलन सबसे कम, सबसे ज्यादा किसका होता है, तो बैगनी का होता है। अब देखिए एक रास्ता से निकल आया, ये प्रकाश किरण आया और इधर ही एकदम गुजर गया, तो सबसे कम विचलित कौन हुआ है, तो लाल का बताएंगे। तो क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा है कि जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका विचलन सबसे ज्यादा कौन होता है, तो बैगनी का, सबसे कम किसका होता है, तो लाल का। और ये जो प्रिज्म है ये 5 फलकों से मिलकर बना होता है, जैसे कि हम फलक देखें, एक यहाँ पे है, एक 1, एक यहाँ पे है 2 हो गया, ये एक ऐसे है 3, और ये 4, एक नीचे होगा, जैसे कि हम नीचे वाला पार्ट नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 नीचे की ओर होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि प्रिज्म में कितने फलकों से होकर मिलकर बना है, तो कितना बताएंगे, 5 फलक, ठीक है। ये समझ आया कि विचलन किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला, हाँ इसमें देखिए एक और चीज इसमें दर्शाया गया है कि जैसे आपतित किरण ये है, ये कौन सा किरण है, ये आपतित किरण है, और यहाँ से एक निर्गत किरण निकल रही है, ये यहाँ पे निर्गत है। आप लोग को विजुअल है तो बताइएगा, नहीं होता हम लिख इधर है, ये निर्गत किरण है, ये आपतित किरण है। इसके इससे एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ये पूछता है कि आपतित किरण और निर्गत, अगर इसको हम इस तरह से ऐसे आगे बढ़ा दें तो ऐसे आएगा, तो इसके बीच में एक देखिए एक दूरी बन रहा है, एक ऐसे दूरी बन रहा है, तो पूछता है कि इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो एक बोलते हैं पार्श्विक
पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं इसके बीच की दूरी को। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि सब्जेक्टिव में कि पार्श्विक विस्थापन किसे बोलते हैं, तो बताएंगे आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच का डिस्टेंस होता है, बीच की दूरी होती है, उसे ही बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछता है। प्रिज्म में बस ये हो गया, और आगे उसका कितने फलक होता है, किसका विचलन ज्यादा होता है, कम किसका होता है, यही सब क्वेश्चन पूछता है। कितने वर्णों में विभक्त करता है, तो 7 वर्णों में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये 7 वर्णों का दिखाया गया है। देखिए सबसे ज्यादा अपने रास्ते से कौन भटका है, तो ब्लू मतलब वायलेट वाला बैगनी भटक गया है। और सबसे कम कौन भटका है, देखिए यहाँ से आया, इस तरह से यहीं से गुजर गया, कौन है, लाल है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा किसका विचलन होता है, सबसे कम किसका विचलन होता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अगला दिया है कि मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। हाँ चलिए एक और चीज बताते हैं, जैसे कि एक समंजन क्षमता होती है, समंजन क्षमता। ये क्या करता है कि जैसे फोकस होता है जो जिससे कहीं भी वस्तु रखता है वहां से आंख फोकस करता है, और हमारा उसका प्रतिबिंब चक्र रेटिना बनता है। तो ये समंजन क्षमता क्या करता है कि जो फोकस होता है उसको अपने आप चेंज करता है। जैसे नजदीक है तो उसका भी बनाता है प्रतिबिंब, दूर है वो भी ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लेकर के, दूर की वस्तु का भी उतना ही समय में बनाता है प्रतिबिंब। नॉर्मल आंख के लिए बता रहे हैं, ऐसा वो दोष वाला नहीं। तो समंजन क्षमता वही उसको बोलते हैं जिसकी फोकस जो होती है, फोकस दूरी अपने आप चेंज होती रहती है, उसको बोलते हैं समंजन क्षमता। मतलब इसको वो क्या करता है, उसको ये फोकस दूरी को चेंज करने की एक क्षमता होती है जिसे समंजन क्षमता कहते हैं। इसमें 2 होता है, एक होता है न्यूनतम कितनी दूरी होती है, और अधिकतम कितनी दूरी होती है। तो न्यूनतम होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम कितना होती है, अनंत। ठीक है, तो इसका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो न्यूनतम कितना हो जाएगी, देखिए मीटर भी देता है ऑप्शन में, ये नहीं है सेंटीमीटर में, तो ये देख करके मारना, ये सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, और अगर दूर का पूछता तो दूर का क्या बता देते हैं, अनंत होती है। समंजन क्षमता क्या आता है सब्जेक्टिव में लिखने के, समंजन क्षमता किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं वैसा क्षमता जिसकी फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, वैसे समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं ये चीज टिमटिमाना क्या है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ये तारा है, डिम डम करता है, तो वह पूछ रहा है क्यों टिमटिमाता है। तो होता क्या है ना कि जैसे कि हमारा जो वायुमंडल है इसमें बहुत सारे हवा और भी धूल कण बहुत सारे चलते रहते हैं। तो जब प्रकाश जब प्रवेश करता है तो कभी जैसे कभी हवा में मतलब वायु में गया, मतलब गैस में गया, कभी धूल कण है तो इसमें ठोस में गया। तो सब में क्या होता है कि प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। गैस में जैसे कि अगर हम लोग पढ़े थे कि निर्यात में जो होती है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और वही अगर ठोस में देखा जाए तो सबसे कम होती है। तो हवा में आया तो तेज है, लेकिन जैसे ही धूल कण में आई वो थोड़ा सा उसका जो चाल है कम हो गया, फिर गैस में आया, फिर धूल कण, ऐसे करते करते क्या होता है कि वो प्रकाश की चाल अधिक कम होते रहता है, और हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रकाश जो तारा है, ये तारा ये थोड़ा डिम डम कर रहा है, मतलब कि टिमटिमा रहा है ऐसा करके। तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको कि किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अब अभी जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि अपवर्तन क्या होता है कि सघन से विरल या विरल से सघन में जाता है, तो अपना थोड़ा सा जैसे विरल है, विरल से अगर जाएगा तो थोड़ा अपना पाथ चेंज किया, डिस्टेंस मतलब दिशा जो है इधर जा रहा था तो थोड़ा मोड़ दिया अभिलंब की ओर। उसी तरह से अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो यही कारण है कि जब वहां से प्रकाश आता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है, तो किस में होता है ये माध्यम, ये अपवर्तन में ही होता है। तो बस हम बता देंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही ये टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन तो होता नहीं है। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब जैसे कि जहां पे प्रकीर्णित होगा तो वहीं पे ना उसका कोई कलर डाइवर्ज होगा, नहीं तो वो सीधे निकल जाएगा, कोई भी कलर रहेगा ही नहीं वहां पे। तो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। वहां पे कोई भी प्रकीर्णन नहीं होने के कारण ही काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है। अभी जैसे कि हम बताए थे कि जो फोकस दूरी होती है कैसे परिवर्तित होती है, एक जो होती है समंजन क्षमता, यही तो करवाता है। और ये समंजन क्षमता किसके पास होती है, तो हमारे सिलियरी मांसपेशियों के पास होता है। पुतली का अलग काम है, परितारिका का अलग काम है जिसको आइरिस बोलते हैं, दृष्टि पटल हो गया रेटिना। ठीक है, तो सिलियरी मांसपेशियां ये काम करती है। चलिए अगला देखते हैं, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो ये उत्तल लेंस की तरह होता है। हमारे आंख में भी वही उत्तल लेंस होता है, फोटोग्राफी में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर है, यदि एक प्रिज्म से एक एक कलर गुजरे तो इसका नहीं होगा, मतलब क्या नहीं हो सकता है। अगर कलर गुजरता है, प्रिज्म हुआ, इससे कलर हम गुजार रहे हैं तो क्या नहीं होगा, तो अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विचलन। देखिए अपवर्तन कहाँ होता है, जहाँ कोई हवा जैसे एक माध्यम से दूसरे, जैसे प्रकाश है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो वर्ण विक्षेपण यहाँ पे रंग जो है 7 कलर में विभक्त हो रहा था, आप देख ही रहते हैं। विचलन बताएं कि सबसे लाल का क्या होता है, कम होता है विचलन, और वही बैगनी का अधिक होता है। तो विचलन वर्ण विक्षेपण तो होगा ही, क्या नहीं होगा, तो अपवर्तन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, अपवर्तन हो जाएगा।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। कह रहा है कि हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा लेंस होता है। तो अभी बताएं कौन सा होता है, जो फोटोग्राफी में होता है तो कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। आप लोग देख ही रहे थे कि यहाँ पे ऐसे उत्तल लेंस लगा था, ठीक है। तो ये रहा हमारा 20 क्वेश्चन टोटल हो गया। और आप लोग बताइए कि हाँ क्या इसमें और किया जाए। इतना देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं।